नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए 73,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुल राष्ट्र को समर्पित किए। नियंत्रण रेखा पर तनाव समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 7वें चरण की वार्ता जारी। वस्तु और सेवा कर परिषद की क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीकों पर चर्चा के लिए आज बैठक और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 73,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढ़ाना है। The amount which is given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get. And that, which will continue to be tax-free, will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों के लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीके पर विचार विमर्श की संभावना है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठक में भाग लेंगे। पिछली बैठक में श्रीमती सीतारामन ने वस्तु और सेवा कर लागू होने या कोविड महामारी के कारण इस वर्ष राज्यों के जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अगस्त में जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में केंद्र ने राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए उधारी के 2 विकल्प दिए थे। केंद्र ने कहा था कि राज्य रिजर्व बैंक की विशेष व्यवस्था से 97,000 करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं या बाजार से 2,35,000 करोड़ रुपए का ऋण ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपए उधार लेने का विकल्प चुना है। हालांकि अन्य राज्यों ने कोई भी विकल्प नहीं चुना। वे चाहते थे कि केंद्र उधार लेकर जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जनसेवा में लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थीं जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा। भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक
भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को, उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीढ़ी भी जाने, उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे। श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया और भावी पीढ़ी की समृद्धि के लिए उनकी खुशियों को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के प्रति प्रेम और लोकतंत्र के लिए आदर्श है। देश में प्रगतिशील सुधारों और विकास को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया इन सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर खुश हुई होंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजमाता सिंधिया के परिवार के निकट संबंधी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश भर में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 44 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हैं। 8 पुल लद्दाख में हैं, जो इस क्षेत्र के पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पश्चिम में नियंत्रण रेखा के निकट स्मारक रूप से महत्वपूर्ण 4 सड़कों पर बनाए गए हैं। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अत्यधिक कम समय में निर्मित ये पुल न केवल सामरिक रूप से बल्कि लद्दाख क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल सीमा पर स्थिति का मजबूती से सामना कर रहा है बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी कर रहा है। देश की सुरक्षा के लिए बुनियादी विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सैन्य बलों को काफी सहायता मिलेगी। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री पर्पज और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कुल 43 ब्रिजेस का निर्माण किया है और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। श्री सिंह ने सीमा सड़क संगठन की सराहना करते हुए कहा कि परियोजनाएं बहुत कम समय में पूरा की गई हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच 7वीं बार कमांडर स्तर की वार्ता भारतीय क्षेत्र चुशूल में जारी है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए हो रही इस वार्ता में भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहली बार चीन के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 21 सितंबर को हुई कमांडर स्तर की 6ठे दौर की वार्ता में वरिष्ठ राजनयिक और पूर्व एशिया क्षेत्र के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इस बातचीत में पागोंग तसो सहित कई इलाकों में तनाव को कम करने के लिए सेना को हटाने पर जोर दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 71,000 कोविड मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 61,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.10% रह गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 66,732 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 71 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.53% हो गई है, जो विश्व में सबसे कम है। 814 मरीजों की इस वायरस से मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,09,150 हो गई है। जिन 5 राज्यों में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या अधिक है, उनमें संक्रमण मुक्त होने की दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र राज्यों को आवश्यक धनराशि, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराकर राज्यों की कोविड उपचार क्षमता में वृद्धि कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,94,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 8,78,00,000 जांच की जा चुकी है। सरकार कोविड उपचार के दायरे में बड़ी आबादी को लाने के लिए एक से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। श्री हर्षवर्धन रविवार संवाद की 5वीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए एक से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा। उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है। डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने और मंदिरों में भी मास्क का उपयोग करने को कहा। सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। डॉ हर्षवर्धन ने इन अफवाहों का कड़ाई से खंडन किया है कि सरकार आर्थिक कारणों से कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में युवा और नौकरी पेशा लोगों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता समूहों का निर्धारण 2 प्रमुख आधारों पर किया जाएगा। ये आधार हैं संक्रमण से ग्रस्त होने की अधिक आशंका वाले लोग और कोविड उपचार में लगे पेशेवर लोग। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे साझा न करने का आग्रह किया। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,021 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,13,084 हो गई है। इस दौरान 2,214 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,87,342 हो गई है। स्वास्थ्य दर में सुधार हुआ है, ये 87.91% पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कल 6 लोगों की मौत के साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर मरने वालों की संख्या 1,228 हो गई है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 199 लोग संक्रमित हुए हैं और 317 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 28,352 हो गई है। इस समय 3,633 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड-19 से ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और ये 86.06% हो गई है। मृत्यु दर 1.10% है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी और दिव्यांगों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व उपकप्तान महेंद्र वैष्णव ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए 3 सूत्र के पालन की अपील की। Hi, this is your friend Mahendra Vaishnav, Indian blind cricket player. Unlock process has been started now, but we need to still follow strictly the guidelines
of COVID-19. Whenever we go out, basic 3 things we need to follow. Number 1, put on the mask every time whenever you go out. Number 2, maintain social distancing. And number 3, wash your hands clean. Keep your hands all the time neat and clean. Save yourself from COVID-19 by following these basic 3 guidelines. Thank you. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 112331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए 73,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुल राष्ट्र को समर्पित किए। नियंत्रण रेखा पर तनाव समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 7वें चरण की वार्ता जारी। वस्तु और सेवा कर परिषद की क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीकों पर चर्चा के लिए आज बैठक। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1090 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बड़ी संख्या में स्वतंत्र और छोटे दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 29, जनता दल यूनाइटेड 35, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 6 और विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल ने 42 जबकि कांग्रेस ने 21 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस चरण के मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। तीसरे चरण के लिए 15 जिलों के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस साथ ही प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा। इस बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए 94 निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन का कार्य अभी जारी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। तेलंगाना के पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता ने निजामाबाद विधानसभा परिषद सीट जीत ली है। सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस की कविता को 823 में से 728 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 56 वोट मिले। कांग्रेस 29 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। वर्तमान विधायक को अयोग्य घोषित करने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किए गए आदेश में बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के सुधाकर को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले यह विभाग श्री बी रामुलु के पास था। अब उन्हें सामाजिक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। उप मुख्यमंत्री गोविंदा कारजोल को अब सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग दिया गया है। पहले यह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। संवाददाताओं से बातचीत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉ सुधाकर ने कहा कि सभी के लिए कोविड उपचार उपलब्ध कराना तथा इस संक्रमण से हो रही मृत्यु दर को कम करना उनकी प्राथमिकता है।
अभिनेत्री से राजनेता बनी खुशबू सुंदर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्हें नई दिल्ली में भाजपा महासचिव सीटी रवि और पार्टी तमिलनाडु प्रमुख एल मुरुगन की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। इससे पहले खुशबू सुंदर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई के कई क्षेत्रों में आज सुबह बिजली बंद हो गई। बृहन बिजली आपूर्ति और परिवहन वेस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रिड के फेल होने से शहर में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जुहू, अंधेरी, मीरा रोड, नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल प्रभावित होने वाले इलाकों में से हैं। ठाणे पनवेल विद्युत रेल लाइनों के भी प्रभावित होने की खबर है। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर और लाइनों में कई बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सेंट्रल रेलवे के अनुसार आसपास के इलाकों में ग्रिड फेल होने के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। मुंबई शहर में आज सुबह 10 बजे के बाद अचानक बिजली चली गई, जिसके कारण मुंबईकरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बताया कि कड़वा पड़घा बिजली घर के सर्किट 2 में तकनीकी खराबी आने के कारण शहर तथा उपनगर समेत ठाणे और पालघर जिले में भी बिजली कटौती हुई। वहीं टाटा पावर ने कहा कि MSETCL के कड़वा और खारघर सब स्टेशन में ट्रिपिंग हुई, जिसके बाद मुंबई की बिजली आपूर्ति में बाधा आई। कई स्थानों से ब्लैकआउट की सूचना मिलने के बाद आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए कि वे कम से कम 8 घंटे के लिए पर्याप्त डीजल प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि अस्पतालों में खासकर ICU में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कुणाल शिंदे के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई उपनगरीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तुरंत जांच की जानी चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री ठाकरे ने बृहन मुंबई नगर निगम आयुक्त को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और मुंबई दमकल विभाग के नियंत्रण कक्ष को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार इस क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। वे जैसे ही संदिग्ध स्थल पर पहुंचे, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। सैन्य बलों ने जवाबी कार्रवाई कर 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इन आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। रेलवे जम्मू और माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए दिल्ली से कटरा के रास्ते एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से फिर शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हवाले से हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली से कटरा तक की वंदे भारत ट्रेन 15 अक्टूबर से अपनी सेवा फिर शुरू करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ हाल में हुई उनकी बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 10 जिलों में 10,000 गांवों को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण शुरू किया। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस वर्ष अप्रैल से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। केंद्र सरकार की इकाई सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से मध्य प्रदेश में ग्रामों में बसाहट वाले इलाकों का ड्रोन के जरिए नक्शों का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह घर घर सर्वे के माध्यम से जानकारी जुटाकर अधिकार अभिलेखों का निर्माण भी चल रहा है। स्वामित्व योजना के पहले चरण में शामिल किए गए मध्य प्रदेश के डिंडौरी, सीहोर और हरदा जिलों में आबादी सर्वे का काम जून माह से शुरू कर दिया गया है। अब तक 49 ग्रामों के अधिकार अभिलेख का प्रकाशन भी हो चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व गठिया रोग निषेध दिवस है।
इसका उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और सरकार तथा नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है। इस वर्ष का विषय है, ये आपके हाथ है, कोविड काल में अधिक सुसंगत उपाय करें। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार ने बताया कि गठिया न केवल जोड़ों बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डालती है। डॉ कुमार ने इस बीमारी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी। इस दिन को मनाने के दो मुख्य कारण हैं। एक, रूमेटिक डिजीज की जानकारी जनमानस तक पहुंचाना। दूसरा, सरकार और पॉलिसी मेकर्स को इन बीमारियों के बारे में सेंसिटाइज करना। इस साल की थीम है इट इज इन योर हैंड, टेक एक्शन। आज कोरोना के दौर में और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में ये थीम और भी प्रासंगिक हो जाती है। गठिया से बचना और गठिया होने पर विकलांगता से बचना काफी हद तक आपके हाथ में है। गठिया सिर्फ जोड़ों की ही बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित हो जाते हैं और समय से इलाज न किया जाए तो दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तमिलनाडु में 14 निवेश कंपनियों और राज्य सरकार के बीच विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 10,055 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी की उपस्थिति में चेन्नई में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन निवेशों से 7,000 से अधिक नौकरियां और अप्रत्यक्ष धन से कई रोजगार मिलेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शहर में मुख्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। गिलगित में तापमान 9 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 13 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अहमदाबाद में मुख्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले दुबई में एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में कल रात राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 13वीं बार सिंगल्स खिताब जीता। महिला डबल्स में हंगरी की टीमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टिना म्लाडेनोविक की जोड़ी ने अपना खिताब बरकरार रखा। इस जोड़ी ने चिली की एलेक्सा गुआर्शी और अमेरिका के डिजायर क्रॉजिक को हराया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने दुर्गा पूजा और रामलीला जैसे उत्सवों से पहले धार्मिक सभाओं और बड़े आयोजनों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कोविड-19 से बचाव के लिए कड़े नियमों का अनुपालन भी शामिल है। दिल्ली के मुख्य सचिव और डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने एक आदेश में कहा कि इस तरह के सभी कार्यक्रमों से पहले आयोजकों को संबद्ध जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए 73,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुल राष्ट्र को समर्पित किए।
नियंत्रण रेखा पर तनाव समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 7वें चरण की वार्ता जारी और वस्तु तथा सेवा कर परिषद की क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीकों पर चर्चा के लिए आज बैठक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।